कल समझो सर्किट को बच्चा हो जाता है और ये सर्किट इसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर देता। तो डीएनए बोले तो पेरेंट मानता है कि प्यार का लफड़ा लोचा काय को। अरे काय को रे भाई लोग, ये राजू के 25 दिन में एक का डबल की तरह ही है। रिप्रोडक्शन, अभी इसका डेफिनेशन क्या आपको एक्सप्लेन करें, सबको तो मालूम है। फिर भी रिप्रोडक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। जैसे मतलब एक डॉग अपने जैसा ही छोटा पपी रिप्रोड्यूस करता है। ऐसा कभी आपने सुना है कि डॉग ने 4 पपीज के बीच में किटन को जन्म दिया? नहीं। 2 organisms create exact copies of themselves। भाई लोग, ये सब टॉपिक तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में है, पर मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट असेक्सुअल के मोड्स पढ़ाते हैं। पर नहीं भाई लोग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। भाई लोग, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स रहते हैं। इन क्रोमोसोम्स में डीएनए रहता है जिसमें सभी इनहेरिटेंस के फीचर्स रहते हैं। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट के डीएनए के इंफॉर्मेशन रहता है। कल समझो सर्किट को बच्चा हो जाता है और ये सर्किट इसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर देता। तो डीएनए सैंपल के रिपोर्ट से बच्चा दुनिया को बता सकता है कि वाकई में सर्किट उसका बाप है। सॉरी भाई लोग, थोड़ा लेम जोक था। अभी डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए में प्रोटीन बनाने का एक सोर्स रहता है। मतलब डीएनए में इंफॉर्मेशन रहता है कि प्रोटीन्स को कैसे बनाया जाए। सपोज मेरे पास बिरयानी बनाने के 2 तरह के इंफॉर्मेशन रेसिपी है। पहले वाले इंफॉर्मेशन से अगर मैंने बिरयानी किया तो बिरयानी कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर दूसरे इंफॉर्मेशन से किया तो बिरयानी कुछ और जैसा दिखे, शायद ऐसे। वैसे ही डीएनए में बॉडी डिजाइन के इंफॉर्मेशन रहते हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन मतलब अलग अलग तरह के प्रोटीन्स रहेंगे और इन अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग बॉडी डिजाइन्स बनेंगे या कैरेक्टर्स होंगे। अभी डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग के पपीज डॉग की तरह दिखते हैं क्योंकि दोनों के डीएनए में जो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए उनके बॉडी डिजाइन सेम रहते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, रिप्रोडक्शन के समय सेल में एक नया डीएनए का कॉपी बनता है। सेल्स केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से एक नया कॉपी बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, कैसे बनाता है कॉपी। तो अभी टोटल 2 डीएनए हो गए। वैसे तो हम लोग इस नए डीएनए को एग्जैक्ट कॉपी बोलते हैं, पर एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा अलग रहेगा। कॉपी करते समय थोड़े एरर्स रहते ही है, 100% एफिशिएंसी नहीं रहता है। एक एग्जांपल सुन लो। मान लो आप एक स्कॉलर हो, एग्जाम आंसर कर रहे हो और आपका कोई कितना भी कॉपी करे, थोड़ा कुछ तो रह ही जाता है ना। हालांकि थोड़े प्रोफेशनल कॉपी कैट्स होते हैं, उनकी बात अलग है। तो वैसे ही ये जो डीएनए कॉपी होता है ना, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, थोड़ा कुछ उसमें चेंजेस रहता है, तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी नहीं हो पाता है। इसलिए एक कॉपी अपने पेरेंट से हल्का सा चेंज रहता है क्योंकि वो डीएनए में थोड़ा चेंज रहता है कॉपी करते समय। अभी चलो डीएनए कॉपी बन गया, तो आप लोग अभी सोचेंगे कि अभी बस ये डीएनए नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। नहीं भाई लोग, नए डीएनए के लिए एक नया सेल बॉडी मतलब एक नया सेल स्ट्रक्चर भी चाहिए रहता है। सिर्फ एक डीएनए से पूरा नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, पूरा सेल चाहिए रहता है। मतलब उसका सेल एपरेटस चाहिए रहता है, सेल बॉडी चाहिए रहता है। और ये डीएनए बिना सेल बॉडी के यूजलेस। तो 2 सेल्स बनते हैं। तो ऐसे करके अभी टोटल 2 सेल्स हो गए। मतलब रिप्रोडक्शन के समय दोनों सेल्स एक्जैक्टली सिमिलर नहीं रहेंगे, पर नए वाले में थोड़ा सा चेंज रहेगा। इन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरिएशंस के क्या इंपॉर्टेंस है। समझो एक बैक्टीरिया का सेल है जो इस तालाब में रहता है और इस तालाब का टेम्परेचर है अभी मान लो 25 डिग्री। अभी ये वाला बैक्टीरिया 25 डिग्रीज में सर्वाइव कर सकता है, मतलब उसके पास वो एडाप्टेशंस है, वो सर्वाइव कर सकता है। पर तालाब के एनवायरनमेंट का क्या है, कभी भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। वो तो ऑर्गेनिज्म के हाथ में नहीं। बहुत चीजें होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। मान लो बैक्टीरिया के दूसरे जनरेशन के समय तालाब का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और 35 डिग्रीज हो जाता है, शायद मान लो। अगर वेरिएशंस नहीं हुए तो मतलब डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, तो
तो ये नए जनरेशन के बैक्टीरिया मतलब डॉटर बैक्टीरिया पेरेंट की तरह ही होंगे और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस में ही सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब उनमें कुछ वेरिएशंस नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली अपने पिताजी के जैसे रहेंगे, अपने पेरेंट बैक्टीरिया की तरह रहेंगे। पर ये वाले बैक्टीरिया को 35 डिग्रीज में सर्वाइव करने को नहीं होते, तो वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। तो ऐसे केस में उस तालाब के इकोसिस्टम में पूरा बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। अभी देखेंगे अगर वेरिएशन होता है तो क्या होता है। मान लो वही सिचुएशन है, एक बैक्टीरिया 25 डिग्रीज में सर्वाइव कर सकता है। अगर डीएनए कॉपी एग्जैक्ट नहीं हो पाता है तो अगले जनरेशन के बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग रहेंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये अलग वाले बैक्टीरिया में से कुछ 35 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करे, कुछ चांसेस है, उनमें से थोड़े शायद, और उनका पॉपुलेशन बच जाए, मतलब बना रहे। पर जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग वाले बैक्टीरिया 25 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव ना करे। कुछ भी हो सकता है भाई लोग, सब किस्मत का खेल है। तो कंक्लूजन ये है कि वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी। रिप्रोडक्शन दो तरह के रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है। बोले तो पेरेंट मानता है कि प्यार का लफड़ा लोचा काय को, अरे काय को रे। हम लोग पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स देखेंगे। पहला मोड है फिशन। भाई लोग ये राजू के 25 दिन में एक का डबल की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि डबल 25 दिन में नहीं होते, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ऐसा वाला रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। एग्जाम्पल है अमीबा। यहाँ पे आप देखो भाई लोग, एक अमीबा दो नए अमीबा सेल्स में डिवाइड होता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है उसे हम लोग बाइनरी फिशन बोलते हैं। फिशन के अंडर और एक चीज आता है, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन प्लास्मोडियम में होता है। प्लास्मोडियम रिप्रोडक्शन के समय एक से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं, तो ये बाइनरी फिशन नहीं रहेगा, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। सिंपल सी बात है भाई, एक से दो मतलब बाइनरी फिशन, एक से बहुत सारे मतलब मल्टीपल फिशन। अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई लोग फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पायरोगायरा मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं। अभी यह नया पीस एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये तो मल्टीपल फिशन की तरह ही हो गया, पर देखो फ्रेगमेंटेशन में एक पीस डिवाइड होने के बाद खुद ग्रो करेगा, मतलब अलग से ग्रो करेगा। फिशन में क्या होता है, वो डिवाइड होने के बाद ऑलरेडी एक एडल्ट अमीबा है। सिंपल सा डिफरेंस है भाई लोग। अगला टाइप है भाई लोग बडिंग। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बडिंग हाइड्रा में पाया जाता है और इस रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का बॉडी में एक आउटग्रोथ निकल के आता है। ये आउटग्रोथ एक नया हाइड्रा में ग्रो होता है, पर ग्रो होते समय ये पेरेंट हाइड्रा में ही कनेक्टेड रहता है। जब ये आउटग्रोथ बड़ा बन जाता है, मतलब एक बड़ा हाइड्रा बन जाता है, एडल्ट हाइड्रा बन जाता है, तब पेरेंट हाइड्रा अपने बच्चे को बोलता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा हाइड्रा जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रा अपने पेरेंट से डिटैच हो रहा है, मतलब मैच्योर होने के बाद। यीस्ट के सेल्स में भी कुछ ऐसा ही फंडा रहता है। एक छोटा सा बर्ड निकल कर आता है और ये बर्ड एक नए यीस्ट में ग्रो होता है। मैच्योर होने के बाद ये यीस्ट अपने पेरेंट सेल से अलग होता है। सिंपल सी बात है भाई लोग। अगला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई लोग स्पोर फॉर्मेशन। ये वाला रिप्रोडक्शन सिंपल मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भाई लोग रिजोपस, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है। ये गोल गोल वाला पार्ट दिख रहा है ना भाई लोग, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं और ये स्पोर्स भाई लोग रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्पोर्स रहते हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट से खराब हो सकते हैं, इसीलिए स्पोरेंजिया उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। पर जब एनवायरनमेंट फेवरेबल रहता है, जैसे कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट, तब ये स्पोरेंजियम फट जाते हैं और इनके अंदर जो स्पोर्स रहते हैं वो सब नीचे गिरते हैं। अब ये सिंगल सिंगल स्पोर्स एक नए प्लांट में ग्रो होते हैं। रीजनरेशन भाई लोग, ये रिप्रोडक्शन से थोड़ा अलग रहता है। रिप्रोडक्शन तो ऑर्गेनिज्म खुद करता है,
पर रीजनरेशन एक एक्सीडेंट का केस है। सुनते हैं। इनके एग्जाम्पल है हाइड्रा प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है देखो, प्लेनेरिया किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये अलग अलग टुकड़े एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होते हैं। पर यह बात याद रखना भाई लोग कि प्लेनेरिया जानबूझ के अपने टुकड़े नहीं कराता, किसी एक्सीडेंट की वजह से इनके टुकड़े हो जाते हैं और हर टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है क्योंकि उसके अंदर रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं। हाइड्रा में कुछ ऐसा ही होता है। आपको मालूम रहेगा हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, पर अगर किसी एक्सीडेंट से हाइड्रा के टुकड़े हो गए तो हर टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भाई लोग ये प्लांट्स में पाया जाता है। क्या होता है कि ओल्ड प्लांट के पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट्स और लीव्स के पार्ट्स में से नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। ये ब्रायोफाइलम के लीव्स को देखो, एक बर्ड निकल कर आ रहा है। ये बर्ड एक नए प्लांट में ग्रो होता है, मतलब उसको सभी फैसिलिटीज मिले तो, मतलब पानी मिला तो। इस टेक्निक से ह्यूमंस ग्रेप्स, शुगरकेन और रोज जैसे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। सीड्स डाल के प्लांट्स ग्रो करने के बजाय इस टेक्निक से प्लांट ग्रो किया तो फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी प्रोड्यूस होता है।